सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्या है ये कि अभी हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा बुनियादी अवसंरचना संपत्ति से। तो अभी 23 अगस्त 2021 को ही हमारी जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। अब आप पूछोगे कि ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि जो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग जो भी आइटम है, जिनसे बहुत पैसा नहीं आ रहा है, उससे पैसा निकाला जाए। कैसे? उसे किराए पे दे दो, उसे लीज पे दे दो। तो अभी सरकार ने यही 4 साल का प्लान बनाया है और टारगेट रखा है 4 साल के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए आ जाएं। जैसे कि जो हाईवेज हो गए, उन हाईवेज को पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए। उनसे बोला जाए कि आप तो एक काम करो, 4 साल के लिए हाईवेज को रख लो, 1,60,000 करोड़ रुपए हमें दे दो। फिर जो प्राइवेट कंपनियां होंगी वो उसको देखेगी हाईवेज बनाना है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ पे रिपेयरिंग करना है। अब वो कमाई कैसे करेगी? टोल टैक्स वगैरह होते हैं, तो टोल टैक्स वगैरह लगाएगी, कमाई करेगी। सरकार भी करती है। उसके अलावा रेलवे सेक्टर हो गया, ये ट्रेन और 400 स्टेशनों को प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। पावर ट्रांसमिशन सेक्टर हो गया, और इसी तरह से और भी कई विभाग हो गए जिनको लीज पे दे दिया जाएगा 4 सालों के लिए। और इस तरह से लीज पे किराए पर दे दे करके टारगेट रखा है कि कितने? 6 लाख करोड़ रुपए सरकार को जुटाने हैं। आप इसे 6 ट्रिलियन भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 लाख करोड़ मतलब होता है 1 ट्रिलियन। अब देखो, जब ये न्यूज आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी तो एक शब्द आपने सुना होगा, ब्राउन फील्ड। तो ये ब्राउन फील्ड का मतलब क्या हो गया? देखो, एक शब्द होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। पहले आप समझो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे आपने सोचा कि मुझे यार एक नई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए एक जमीन देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करोगे, बिल्डिंग वगैरह सेटअप करोगे, मशीन वगैरह लेकर के आओगे, लाइसेंस वगैरह भी आपको लेना पड़ेगा, मजदूर वगैरह लेकर के आओगे, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी समय चला जाएगा आपका। और बाद में भी क्या पता कंपनी चल जाए, क्या पता कंपनी नहीं चले। तो ये तो हो गया ग्रीन फील्ड। इसका उल्टा होता है ब्राउन फील्ड। यहाँ पे आपको बनी बनाई कंपनी मिल रही है, चलती हुई कंपनी मिल रही है। ना आपको जमीन की टेंशन, ना आपको बिल्डिंग की टेंशन, ना आपको कारीगरों की टेंशन, ना आपको लाइसेंस की टेंशन, ना आपको मार्केटिंग की टेंशन। मतलब कंपनी चल रही है। वो कंपनी आपको मिल जाती है लीज पर, उसे कहते हैं ब्राउन फील्ड। मतलब इस तरह की चली चलाई कंपनी आपको किराए पे लेनी है, उसे आपको और अच्छी तरह से चलाना है। तो आपको समझ में आ गया, ये है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। 4 सालों के लिए है। कितने का टारगेट रखा है? 6 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और अभी आपको बता दूं, अभी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना की भी घोषणा की थी। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया एक गति शक्ति योजना है। कितने की होगी ये? 100 लाख करोड़ रुपए की योजना होगी। इसका संबंध किससे होगा? ये योजना है किसकी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा एक तरह का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ये योजना होगी। तो इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। और अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी फ्री क्लासेस आपको मिलेगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप अपनी लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। मतलब ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रिक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको सभी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक्स हैं और जो सब्सक्रिप्शन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इन सभी को एक बार चेक कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अजिताबा बोस ने। तो अभी अजिताबा बोस ने कपिल शर्मा की जीवन यात्रा पर एक जीवनी लिखी है और इस बुक का नाम है द कपिल शर्मा स्टोरी। और इस बुक की प्रस्तावना धर्मेंद्र ने लिखी है। अजिताबा बोस, जिन्हें भारत की सबसे छोटी प्रेम कहानी की पुस्तक लिखने के लिए
लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। और ये जो अजिताबा बोस हैं, इनको पॉकेट बुक्स का राजा भी कहा जाता है। बाकी नीना गुप्ता, अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है सच कहूँ तो। प्रशांत देसाई, द बायोग्राफी ऑफ फेल्ड वेंचर नाम की बुक लिखी इन्होंने। और कविता राव की बात करेंगे तो लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नाम की बुक लिखी थी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व जल सप्ताह ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 से लेकर 27 अगस्त तक। तो विश्व जल सप्ताह, वर्ल्ड वाटर वीक, ये वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो याद रखना, वर्ल्ड वाटर वीक ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? 23 से लेकर 27 अगस्त तक। और इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। देखो, इस महीने हमने 3 सप्ताह मनाए। सबसे पहले अगस्त का पहला वीक यानी कि 1 से लेकर 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया। फिर 17 से लेकर 23 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया। और अब ये 23 से लेकर 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह मना रहे हैं। वैसे आपको पता होगा वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को होता है। और 22 से 3 डे मैंने आपको याद करवाए थे, लगातार 3 महीनों के 22 वाले दिन। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे हो गया। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे हो गया। फिर अप्रैल के बाद आता है मई, तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे हो गया। और अभी बताइए, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अगस्त को पानी माह के रूप में घोषित किया था या पानी माह के रूप में मना रहा है? कौन? लद्दाख। और 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा भी रेबीज मुक्त होने वाला पहला स्टेट भी बना है। उसके अलावा 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल कौन सा शहर दे रहा है या ऐसा करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? तो उड़ीसा का पुरी बन गया। और अभी वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना है इंदौर। जबकि कल ही हम लोगों ने पढ़ा है वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला नगर निगम है किस शहर का? विशाखापत्तनम का। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम रखा है नियो बोल्ट उसको डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन डेवलप किया है। इसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि असमान इलाकों में भी किया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी चलने की 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और इसकी कीमत होगी 55,000 रुपये। ये बैटरी से ऑपरेटेड है, तो पर चार्ज पे 25 किलोमीटर तक आप इसको चला पाओगे। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। और नाम याद रखना, नियो बोल्ट है इसका नाम। आईआईटी मद्रास से आपको याद होगा अभी एनबी ड्राइवर नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गणितीय मॉडल भी इन्होंने डेवलप किया था। बाकी आईआईटी रुड़की। और क्या याद रख सकते हो आप यहाँ से? आपको याद होगा अभी भूकंप एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। बताया था मैंने वहाँ पे। उस एप्लीकेशन को किसने बनाया है? आईआईटी रुड़की ने। और हैदराबाद से याद होगा भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट जिसका नाम है कोवी होम, उसको डेवलप किया आईआईटी हैदराबाद ने। बाकी आईआईटी रोपड़ ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर लॉन्च किया था इन्होंने। तो ये सारे आईआईटीज याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बैटलफील्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विश्राम बेडेकर ने। तो विश्राम बेडेकर, अभी इन्होंने ही ये बैटलफील्ड नाम की बुक लिखी है जिसका अनुवाद मराठी की पुस्तक रणांगन से किया गया है। और ये अनुवाद, ये ट्रांसलेशन किसने किया? जेरी पिंटो ने किया। तो ये जो बुक है ये एक भारतीय पुरुष और जर्मन यहूदी महिला के बीच जहाज पर सवार रोमांस की कहानी है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले यूरोप से भाग गए थे। क्या नाम है? बैटलफील्ड। और इसको लिखा विश्राम बेडेकर ने। बाकी अशोक लवासा आप जानते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है। इनकी बुक आई थी अभी, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नाम से। अमर्त्य सेन आप जानते हो ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। और उसके जस्ट 1 साल बाद इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे भारत रत्न कहते हैं वो मिला था। अभी इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है? होम इन द वर्ल्ड। मनन भट्ट की बात करेंगे तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नाम की बुक लिखी इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में।
तो अभी एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी कैपेसिटी है 25 मेगावाट। इसे एनटीपीसी ने विशाखापट्टनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर शुरू किया है। अच्छा, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रीवा सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 750 मेगावाट है। और वैसे आपसे पूछा जाए कि 2022 तक हमारा नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य कितना है, 175 गीगावाट है, जिसमें से 100 गीगावाट तो आपकी सोलर एनर्जी है। और 2030 तक का लक्ष्य क्या है, 450 गीगावाट का हमारा लक्ष्य है रिन्यूएबल एनर्जी का। और आपको याद होगा, करंट अफेयर्स का पॉइंट बताता हूँ, अभी भारतीय स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा था, चौथे स्थान पर रहा था। और अभी 2-3 महीने पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 आया था, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021, जिसमें टॉप पे यूएसए था, सेकंड पे चाइना था और तीसरे पे था भारत। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृक्ष सोलर ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर ने। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा बना, डेनमार्क बना। अच्छा बताइए, भारत किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा, तो आंसर होगा 2047 तक। ये लक्ष्य रखा है हमने, क्योंकि 2047 में भारत की स्वतंत्रता को 100 साल पूरे होंगे। और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की है। बाकी देखो, एनटीपीसी की बात है तो एनटीपीसी की स्थापना होती है 1975 में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन फुल फॉर्म हो गई। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिल गया। इसके चेयरपर्सन कौन है, गुरदीप सिंह है। याद रखना, ये एक महारत्न कंपनी है। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, 10 हो गई हैं। 14 नवरत्न कंपनियां हैं और मिनी रत्न कंपनियां कितनी है, तो 74 है। बढ़ते आगे। सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो वैसे तो ये टोटल 1 लाख रुपए की योजना है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य की छात्राएं जब कॉलेज में एडमिशन लेंगी तब उन्हें 20,000 रुपये दिए जाएंगे, और जब वे 21 साल की हो जाएंगी तो बचे हुए 80,000 रुपये उनको दे दिए जाएंगे इस लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। अच्छा, आपको याद होगा, अभी हमने कल ही पढ़ा था, मणिपुर ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है, जम्मू कश्मीर ने कार खंडर योजना शुरू की थी, और उड़ीसा से याद आता होगा स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला ये पहला राज्य बन गया। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल भोपाल हो गई। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको मिलेगा भोपाल में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो गए और गवर्नर कौन है, मंगूभाई छगनभाई पटेल। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राइज योजना शुरू की थी। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया था। अंकुर योजना शुरू की थी, वृक्षारोपण से संबंधित है ये। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। 3 कारण से इंपॉर्टेंट है। अभी इसको अर्थ हीरोज अवार्ड मिला था। भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया था, उसमें से एक ये भी था। और मुझे बताइए अभी कितने टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता प्राप्त हुई थी, तो टोटल 14, उसमें से एक ये भी था। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, जिसे ही 2x2 अवार्ड मिला था बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए। उसके अलावा याद रखना, भारत में पहली बार दुनिया का सबसे पुराना जानवर है डिंकिंसोनिया। उसका जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। यहाँ पर एक रामसर साइट भी है, भोजताल जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको 3 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेगी। एक तो भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप, एक खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, पंचायतन शैली या नागर शैली आप बोल दीजिए। किसने बनवाया, चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। ये आपको मिलेंगे छतरपुर मध्य प्रदेश में। यहीं पे आपको धुआंधार जलप्रपात भी मिलेगा, नर्मदा नदी पर है ये। और इसी बांध पर आपको ओमकारेश्वर बांध भी मिलेगा। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे, क्या नाम है उनका, मोहम्मद रफीक नाम है। तो इतना आप यहाँ से याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड किसने लिखी है, तो आंसर होगा रितु मेनन ने। तो लेखिका है ये रितु मेनन, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। बाकी बिमल जालान RBI के पूर्व गवर्नर है, ये द इंडिया स्टोरी नाम की बुक लिखी इन्होंने। अमिताभ घोष
द लिविंग माउंटेन नाम से बुक लिखी, और कुणाल बसु इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा कोपेनहेगन। तो अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों यानी कि सेफिएस्ट सिटीज की लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप पे डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन को बताया गया, सेकंड पे टोरंटो को रखा गया और थर्ड पे सिंगापुर सिटी को रखा गया। भारत में बात करेंगे तो दिल्ली को 48 नंबर पे रखा है, मुंबई को 50 नंबर पे रखा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन में। देखो बात डेनमार्क की है ना, ये टॉप पे रहा है, तो ये रहा मैप में डेनमार्क, कैपिटल हो गई कोपेनहेगन, और डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी हो गई, प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। और आपको याद होगा डेनमार्क से हमने पढ़ा था कि सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल बनाया था डेनमार्क ने, और डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनहेगन ये कुछ सालों में डूब जाएगी, तो ये एक नया आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, उसका नाम रखा है लैनेट होम। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला पहला देश डेनमार्क की बना था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने। तो बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। ये बुक कई भारतीय क्रिकेटरों जैसे कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, आर अश्विन जैसे क्रिकेटरों के जीवन की घटनाओं के बारे में बताती है। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट रिवाइज कराए थे बुक वाले क्वेश्चन में, जिसमें एक ही बुक को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया था, तो फिर से सुनिए। वैसे तो मैंने वहाँ कमेंट बॉक्स में करेक्ट करवा दिया था, लेकिन फिर भी सुन लीजिए एक बार। शरण कुमार लिम्बाले का नाम, 30वां सरस्वती सम्मान मिला था इनको इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। इसी से याद आएगा आपको शरद पगारे, 30वां व्यास सम्मान मिला था इनको इनकी उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा की बात करेंगे तो 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था इनको इनके उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो ये तस्लीमा संघर्ष और साहित्य मैंने ऊपर वाले में भी रिपीट कर दिया था, तो आज मैंने फिर से बता दिया, अब क्लियर हो जाना चाहिए। शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान मिला था उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। एक और याद रखना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? डेविड डायोप ने जीता। ये फ्रांस के हैं लेखक, इन्हें इनके उपन्यास जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था किस राज्य की 2 मिठाइयां हैं सरभजा और सुरपुरिया को जीआई टैग दिया जाएगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। अब इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए, इनकी क्विज लगा लीजिए आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के, और इन सभी क्वेश्चंस का अगर ऑडियो के माध्यम से आप रिवीजन करना चाहते हैं वो भी कम समय में, तो इसका वो भी मैंने ऑडियो रिवीजन तैयार कर दिया। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। थैंक यू।